हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सरकारी दामाद ऑफिशियल। तो आज हम घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन की सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इस पुस्तक के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। ये जो पुस्तक है घटना चक्र की, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी स्टेट पीसीएस और भी जो भी सिविल सर्विस से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उन सभी का एवं अदर एग्ज़ाम्स का भी, जो इसमें भी जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों का ये एक संकलन है। तो इस किताब को अपन एक एक करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास दो चरणों में दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम यानी कि 1773 से 1853 तक का। उसके बाद ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक का। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और वॉरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और वॉरवेल ये सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। यानी कि पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च किया जाने का प्रबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता।
देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्वहन हेतु भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 में ही। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे सबसे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई, तो ये सही हो जाएगा। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। इसमें इसको मिलाना है, तो इसका हमारा नियंत्रण की स्थापना नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो ये हमारा हो जाएगा बी का, इसका आंसर नंबर बी सही है। तो हम इसी के हिसाब से अपन करते हैं। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना ईस्ट इंडिया एक्ट के अधिनियम 1784 के तहत की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसके 1773 के अधिनियम के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो इसका आंसर होगा 1813 चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसका आंसर सही होगा डी, यानी 1, 2, 3 तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान बनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। लॉर्ड मैकाले के जो प्रस्ताव था उसमें अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम। भारत में आंग्ल यानी कि एंग्लिशिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसिप ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया?
तो ये हो जाएगा 1813 चार्टर अधिनियम के तहत। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। भविष्य में कंपनी केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और सभी पे मतलब समाप्त कर दिया गया था। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट में हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन ने संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही हैं, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में इसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण यानी कि कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पर अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। अगला क्वेश्चन अब आ जाएगा हमारा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इसको देखते हैं। ब्रिटिश संसद में भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय, भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया।
परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्लो मुंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। तो इसमें प्रथम से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों का बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाता है। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए लागू भी कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष का था। इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियंस राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी? तो ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ये हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1919 में की गई थी। इसी के अंतर्गत जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1935 था। जो 37 में भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुयर थे। ठीक है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? 1937। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, रिजर्व्ड आरक्षित और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये तो पहले ही कर दी गई थी, केंद्रों द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसके आंसर नंबर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांट दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि ट्रांसफर सब्जेक्टों को उत्तरदायित्व जो था वो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। इसका साथ ही केंद्र और प्रांतों के माध्यम से भी शक्ति का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो ये 1919 में अधिनियम में कर दिया गया था। 1919 में जो था वो सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई एवं एंग्लो इंडियन के लिए इसमें विस्तार किया गया था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता। तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका की प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? तो हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद और यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट, इसकी अवधि 5 वर्ष कहलाता था। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आज की लोकसभा और राज्यसभा हैं, ये काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा थी और ये लोकसभा। अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष तक कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 1 से 40 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिनमें से अधिकतम 26 सरकारी
1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 यानी कि 102 निर्वाचित 41 मनोनीत, फिर 145 यानी कि 104 निर्वाचित 41 मनोनीत कर दी। दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या एक एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी थे, जिनमें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। जिनको बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में से उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो ये 1919 का एक्ट।